नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में रहने वाले केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्याकांड की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। आपको बताएं कि अमरावती पुलिस ने कहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या नूपुर शर्मा के पक्ष में पोस्ट करने की वजह से की गई है। इस पूरे मामले को अब एनआईए देखेगा, उसकी जांच एनआईए करेगा। अमरावती पुलिस के मुताबिक 21 जून की रात 10:30 बजे उमेश कोल्हे दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नूपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। वहीं मृतक के भाई ने कहा है कि उमेश कोल्हे ने उन्हें धमकी मिलने के बारे में नहीं बताया था। आइए सुनते हैं। हाँ, भैया के कुछ मैसेजेस थे नूपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। लेकिन अब इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया था उसको। अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक के हमें तो दूसरा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि जिससे हमें ऐसा लगे कि उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो सकता है करके। थ्रेट कभी नहीं आया, क्योंकि भैया ने कभी बताया नहीं कि मुझे इसी तरीके से थ्रेट आ रहे हैं, या कभी उन्होंने शेयर किया नहीं है। अभी कैसा है, मोबाइल भी पहले दिन से ही पुलिस वालों के पास में है, तो हम उनका डेटा भी नहीं देख सकते कि भाई उसमें किसी का कॉल आया था कि नहीं आया था। करीब 15 दिन पहले से कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उनके, उसके पहले से। उसके कारण हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम पुलिस एजेंसी नहीं है या हम जांच समिति नहीं है। ये तो हमें पुलिस ही बता सकती है या जांच समिति बता सकती है कि ये इसी की वजह से हुआ है करके। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है हमारी, क्योंकि अब एनआईए जैसी एजेंसी अगर इसमें आ चुकी है तो हमें पूरी आशा है कि भैया को न्याय मिलेगा और इसका सही कारण हमें बताया जाएगा कि किस वजह से उनकी हत्या हुई थी। वहीं अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि अमरावती पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है। जो हमारे अमरावती में जो घटना होने के बाद कोल्हे साहब को जो रोड पे लाकर मारा गया, उसी बेस पे जब हमने केंद्र सरकार को, गृह मंत्री जी को और एनआईए को जब पत्र भेजने के बाद गृह मंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया और एनआईए की टीम अमरावती इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है। 12 दिन के बाद अमरावती की जो सीपी हैं वो आज बाहर निकल के प्रेस के सामने ये कहती हैं, ये सेम केस रिलेटेड है नूपुर शर्मा के साथ, जिस तरीके से उदयपुर में हुआ उसी को बेस लेते हुए ये घटना अमरावती में हुई है। 12 दिन के बाद वो क्लेरिफिकेशन देते हैं। तो मैं मांग करती हूँ, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके साथ अमरावती की सीपी आरती सिंह की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये केस को दबाने का काम उन्होंने किया। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला। कन्हैया लाल की हत्या के दोनों हत्यारों को आज जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया। वहां पर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वकील दोनों आरोपियों पर टूट पड़े और जमकर नारेबाजी भी की और पिटाई भी। आपको बताएं कि सभी आरोपियों को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया। जयपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा है। राजस्थान से देखिए हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। जयपुर की एनआईए अदालत में जैसे ही उदयपुर के कन्हैया लाल के हत्यारों मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद को पेश किया गया, तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अदालत में मौजूद वकीलों और दूसरे लोगों ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। एनआईए को अब 13 जुलाई तक दोनों की हिरासत मिल गई है। हत्या के और तथ्य सामने आने पर पता चल रहा है कि ये वारदात सिर्फ 2 लोगों की करतूत नहीं थी। 2 और लोग, मोहसिन और आसिफ, भी तैयार थे कि अगर ये दोनों नाकाम होते हैं तो मोहसिन और आसिफ हत्या को अंजाम देते। इन्हीं दोनों ने हत्यारों को भगाने में भी मदद की।
अब एक और बाइक, एक और स्कूटी सामने आई है जो मेरे पीछे है। यहाँ पर पुलिस पहरा है और आप नंबर गौर से देखिए, 1226। वो जो बाइक थी उसका नंबर था 2611 और ये जो बाइक है 1226, ये गौस मोहम्मद की बाइक बताई जा रही है और इसलिए अब ये पुलिस पहरे में है। एनआईए की टीम कल यहाँ पर आई थी और इस बाइक पर 28 तारीख से ये बाइक यहीं पर खड़ी है। इस बीच दोनों हत्यारों के ऊपर आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया पर मोहम्मद रियाज अटारी की बीजेपी नेताओं के साथ कई पुरानी तस्वीरें मिली। इसमें एक गुलाब चंद कटारिया के साथ है। रियाज को माला पहनाते हुए बीजेपी के मोहम्मद ताहिर की 2019 की पोस्ट है, जब रियाज उम्रा करके लौटा था। साथ में इरशाद चैनवाला के साथ भी तस्वीरें हैं। ये दोनों बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के सदस्य हैं। पोस्ट में मोहम्मद रियाज को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया है, लेकिन बीजेपी ने इस बात का खंडन किया कि रियाज का पार्टी से कोई लेना देना है। जिस रियाज अत्तारी का नाम पार्टी के सदस्य के रूप में आता है, वह हमारा प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा है कभी। वह हमारी पार्टी में क्या मालूम किस वजह से आता था, किस वजह से वहां पे आता था, लोगों से मिलता जुलता था, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं भी इस तरह की किसी भी घटना का कभी समर्थन नहीं करती है। ना पहले समर्थन किया था, ना आज समर्थन करते हैं और आगे भी हम सख्त अल्फाज में इस तरह की घटनाओं की मजम्मत करते रहेंगे और कानून से ये सिफारिश करेंगे, न्यायपालिका से गुजारिश करते हैं कि ये जो मैटर हुआ है इसको लेकर आप बिल्कुल जल्द अज जल्द फैसला लेकर आए। जबकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सीधा सीधा नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। पूर्व गृह मंत्री राज्य के गुलाब चंद कटारिया जी के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। उदयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, आज ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पूरी एफआईआर में आपराधिक साजिश, सबूत मिटाने और विदेश से फंडिंग लेने की भी धाराएं जोड़ी हैं। वहीं ये भी खबर आ रही है कि ईडी अब इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। 4 दिन की पुलिस रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने जुबैर को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जांच के दौरान रेजर पे पेमेंट गेटवे के जवाब से पता चला है कि जुबैर के कई लेन देन हुए हैं, जिनमें या तो विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ या फिर विदेशी आईपी एड्रेस थे। ये मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, हॉलैंड, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद, शारजाह, अबू धाबी, वाशिंगटन और दुबई जैसे जगहों के हैं। इतना ही नहीं, जुबैर की प्रावदा मीडिया को विदेश से 2,31,933 रुपए मिले। सीरिया और पाकिस्तान से भी फंड आया। जुबैर की सोशल मीडिया जांच से पता चला है कि जुबैर की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थन में मिडिल ईस्ट देश यूएई, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान से ट्वीट हो रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उसने मोहम्मद जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त कर ली है। इसके साथ ही एफआईआर में सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश और अवैध तरीके से विदेशी फंड लेने की धाराएं जोड़ दी हैं। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जुबैर ने पूछताछ के पहले अपने मोबाइल का सिम बदल दिया और डेटा डिलीट कर दिया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि 2018 में जुबैर ने एक फिल्म के वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाकर भड़काऊ ट्वीट किया। जब फिल्म रिलीज हुई तब इंटरनेट और ट्विटर नहीं था, तब फोन भी नहीं होते थे, ये इकोसिस्टम भी नहीं था। वहीं बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। जो फंड मिला वो कंपनी को मिला, जुबैर को नहीं। जुबैर एक पत्रकार और फैक्ट चेकर हैं। बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही
दिल्ली पुलिस ने उसे लीक कर दिया। I am shocked to see that the DCP KPS Malhotra has leaked in the media कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। I have learned this by looking at Twitter posts of news channels who are running this news. There are certain law reporters who have run this news and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information. It is extremely scandalous and it speaks of the status of rule of law in our country today. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि मामला विदेशी फंड से जुड़ा है, इसलिए जेल से मोहम्मद जुबैर को वो दोबारा रिमांड पर ले सकते हैं। वहीं ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आखिरकार उद्धव ठाकरे से बागी हुए विधायकों को लेकर के मुंबई पहुंच गए हैं और इन बागी विधायकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जब से ये शिवसेना से बागी हुए हैं तब से लगातार इन शिव सैनिकों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि शिव सैनिक लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद के लिए रविवार को मतदान होना है। शुक्रवार को राहुल नार्वेकर ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा था। उसके एक दिन बाद शनिवार को उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट से एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के साथ राजन साल्वी ने पर्चा भरा। शिवसेना के भीतर चल रहे मतभेद को देखते हुए पार्टी का भविष्य आने वाले स्पीकर पर निर्भर कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के नियमों के आधार पर संसदीय दल जो रहता है, लेजिस्लेटिव पार्टी जो रहती है, वो अपना गट नेता चुनती है और संसदीय पार्टी में जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही ग्राह्य पकड़ा जाएगा, वही सही माना जाएगा। तो मेरे सामने यदि कोई क्लेम्स आते हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि पार्टी के मेजॉरिटी विधायकों का मन क्या है, मत क्या है और उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आपण सगळेजण जाणताय की आता जी काही राजकीय परिस्थिती आहे त्याच्यानंतर आता शिवसेना पार्टी के प्रत्युत शिवसेना को विप देंगे। एनसीपी और कांग्रेस अपने अपने लोगों को विप देंगे और हम जीत कर रहेंगे। सभेच्या अध्यक्षांची निवड होणार आहे। रविवार को होने वाले चुनावों से पहले अब बड़ा सवाल ये है कि शिवसेना पार्टी में विप कौन जारी कर सकता है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी के शिवसेना गुट नेता बनाए जाने के प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसके विरोध में एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट गए। मामले पर सुनवाई अब 11 जुलाई को की जाएगी। उद्धव गुट का कहना है कि अब भी गुट नेता अजय चौधरी हैं, क्योंकि अदालत ने डिप्टी स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। जबकि एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि आंकड़े उनके पास हैं और गुट नेता उनका होगा। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बतौर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को गुट नेता के पद से हटाया। तीनों ही पार्टी अपने अपने सदस्यों के लिए विप जारी करेंगी। वो बंधन कारक होता है। गुलाबी रंग का यह विप होता है 3 लाइन वाला। कायदे के अनुसार इसमें आगे का काम होगा। सर, आपने जो पत्र दिया है वो बंधन कारक एक लीगल खत भेजा गया है उनको, जो किसी भी कानून में नहीं बैठता है। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज भी वो हमारे पक्ष के भी नेता है। 55 एमएलए जो जीत के आए थे, 55 विधायक जो जीत के आए थे शिवसेना के सिंबल पे, उन्होंने सबने मिलके शिंदे साहब को अपना गठ नेता चुना था। रविवार के दिन महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर फैसला जिसके भी विरोध में आएगा वो अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। अगर उद्धव ठाकरे गुट के विप को माना जाता है तो फिर एकनाथ शिंदे गुट के जितने विधायक हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर एकनाथ शिंदे गुट के विप को माना जाता है तो फिर उद्धव ठाकरे गुट के जितने भी विधायक हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में इस सरकार के बनने के बावजूद शिवसेना का भविष्य किसके हाथों में है, इसे लेकर मतभेद लगातार जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। बीजेपी की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगले 2 दिन चलने वाली है। आपको बताएं कि पहले दिन चर्चा हुई कि आगे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है, भविष्य में कैसे रणनीति बना करके इन चुनावों को जीता जाए।
इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 300 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष गुमराह करने की कोशिश करता रहा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, रफेल हो या फिर वैक्सीनेशन के मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका विध्वंसक रही है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री केसीआर पर भी जमकर वार किया। दरअसल केसीआर पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। स्मृति ईरानी ने कहा है कि पीएम पिछले 8 सालों में सबसे मर्यादा और आदर से मिलते हैं, लेकिन जिस दुर्भाग्यपूर्ण रवैया का उल्लेख आपने किया है वो न सिर्फ संवैधानिक बल्कि सांस्कृतिक परंपरा का भी उल्लंघन है। तानाशाह वो है जो संविधान की मर्यादा को उल्लंघन करे और आज तानाशाह केसीआर हैं। हैदराबाद से हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा की ये रिपोर्ट। तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने लिए संभावनाएं देख रही बीजेपी ने करीब 2 साल बाद हो रही अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए हैदराबाद को चुना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर तीखा निशाना साधा। कहा, बीजेपी गरीबों को सशक्त करती है जबकि विपक्षी दल परिवारों को। भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपे हुए विपक्षी पार्टियां समाज कल्याण और राष्ट्र को सशक्त करने वाली योजनाओं और कार्यों में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं। बीजेपी राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस पर जमकर बरसी। दरअसल आज पीएम मोदी के हैदराबाद आने पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अगवानी के लिए नहीं पहुंचे। ऐसा तीसरी बार हुआ जबकि केसीआर ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का जमकर स्वागत किया। पूरा शहर पोस्टर बैनरों से पाट दिया, बाइकों के साथ जुलूस निकाला और उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं दी। ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम भाग्यशाली है कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंग से हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए हम बड़ी अच्छी तादाद में उनके स्वागत भी किए हैं। आशा करते हैं कि आप जीत जाए और देश का मान्यता बढ़े, देश का मान मर्यादा बढ़े। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। तानाशाह वो जो संविधान की मर्यादा को भंग करे और आज तेलंगाना की धरती पर संविधान की मर्यादा भंग करने वाले का नाम केसीआर जी है। पिछले 8 सालों में बीजेपी ने केंद्र में 2 बार कांग्रेस को हराया, कई राज्यों में कांग्रेस से सत्ता छीनी। लेकिन अगर इन सालों में बीजेपी को कहीं से कड़ी टक्कर मिली है तो वो है क्षेत्रीय पार्टियों से। पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी या उड़ीसा में नवीन पटनायक, और अब ऐसा लगता है कि तेलंगाना में टीआरएस भी उसी रास्ते पर चल निकली है। यही कारण है कि तेलंगाना को लेकर बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर साफ दिख रही है। हैदराबाद में कैमरामैन राकेश सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।